So hello everyone, today we'll talk about antiarrhythmic drugs. इसकी फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले इफ़ यू हैव लर्न द पैथोफिजियोलॉजी दैट विल बी ग्रेट, और अगर आपने पढ़ लिया तो लेट्स स्टार्ट. सो एंटी एरिथमिया मतलब कि हम एरिथमिया होने के खिलाफ जो ड्रग्स दे रहे हैं उन्हें बोलते हैं. एरिथमिया और एरिथमिया क्या उनमें डिफरेंस है वो सब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं. अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये दिस इज़ ऑफ कार्डियक मसल एंड दिस इज़ ऑफ एसए नोड जिसमें खुद ऑटोमेटिसिटी आती है. कार्डियक मसल का क्या है कि ये फेज़, ये वाला जो फेज़ ऊपर जा रहा है दिस इज़ फेज़ 0. यहाँ पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन होती है. इसमें डीपोलराइजेशन में जो सोडियम आयन्स हैं उनकी एंट्री होगी. देन उसके बाद ये वाला फेज़ प्लेटो फेज़ आता है. सी एक प्लेटो बन रहा है जिसमें पोटाशियम जो है वो पहले बाहर जाता है, उसके चैनल्स ओपन होते हैं पोटाशियम के, पोटाशियम बाहर जा रहा है लेकिन साथ साथ में कैल्शियम अंदर आ रहा है. कैल्शियम अंदर आ रहा है और पोटाशियम बाहर जा रहा है, तो दोनों का एक इक्विलिब्रियम सा मेंटेन रहता है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आ जाती है, दैट इज़ प्लेटो फेज़. उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स बंद हो जाते हैं, पोटाशियम जो है वो सिर्फ बाहर जा रहा होता है. तो फिर जब पोटाशियम बाहर जाता है तो दिस फेज़ इज़ नोन एज फेज़ 3. देन एसए नोड में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो आपकी ये जो फनी सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं और उसकी एंट्री होती है. उसके बाद कैल्शियम की एंट्री होगी मेन डीपोलराइजेशन में एंड देन पोटाशियम का लॉस होगा इन रीपोलराइजेशन. सो हमने देखा दोनों केसेस में रीपोलराइजेशन पोटाशियम आयन्स ही कर रहे हैं, लेकिन जो और कैल्शियम आयन्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं प्लेटो फेज में, यहाँ पे एंटर कर रहे हैं डीपोलराइजेशन में. यहाँ पे सोडियम एंट्री कर रहा है और ऑटोमेटिसिटी लेके आ रहा है, और यहाँ पे सोडियम एंट्री दे रहा है और डीपोलराइजेशन लेके आ रहा है. सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द कार्डियक मसल एंड ए एसए नोड सेल. अब एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो हैं वो 5 क्लासेस में डिवाइडेड हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5. इन क्लासेस को हमने क्लासीफाई उस बेसिस पे किया कि ये किस पे एक्शन करते हैं. जैसे कि क्लास 1 जो है वो एक्शन करता है सोडियम चैनल्स पे, तो वो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना सोडियम जो है उसकी एंट्री हो रही है, यहाँ पे एंट्री हो रही है, तो इसे हम ब्लॉक कर दें अगर, तो दैट विल लीड टू डिक्रीज डीपोलराइजेशन और वो एरिथमिया होने से बचा सकता है. नेक्स्ट जो है दैट इज़ क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स. बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे कार्डियक मसल्स में, हमारे सेल कार्डियक मायोसाइट्स में, तो वो बीटा एड्रेनर्जिक सप्लाई से हमारे हार्ट रेट, हमारे कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उन सबको अफेक्ट करते हैं. तो अगर हम उन्हें ब्लॉक कर देंगे तो दैट विल हेल्प इन एरिथमिया. क्लास 3 इज़ पोटाशियम ब्लॉकर्स. हमें पोटाशियम का भी पता है, यहाँ पे देखो रीपोलराइजेशन कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, तो पोटाशियम ब्लॉकर्स भी हैं. क्लास 4 इज़ सीसीबी. सीसीबी इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. तो तीनों हमने आयंस के बारे में बात कर ली, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि यहाँ पे ग्राफ में हमें दिख रहा है. क्लास 5 इज़ मिसलेनियस. अब क्लास 1 स्टार्ट करते हैं जिसमें सारे के सारे ही सोडियम ब्लॉकर्स होते हैं. तो उस क्लास 1 में भी 3 क्लासिफिकेशन आती है, 1A, 1B और 1C. वो सब पढ़ने से पहले कि जो हमारा सोडियम ब्लॉकर्स हैं, हम बोलते हैं ना सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं, तो सोडियम चैनल एक्चुअली में वो 3 फेजेस से गुजरता है. सबसे पहली फेज़ दैट इज़ रेस्टिंग स्टेज. इसमें जैसे कि ये जो M चैनल और ये जो H गेट है, ये 2 गेट्स होते हैं, M गेट और H गेट. इसमें M गेट क्लोज्ड है और H गेट भी क्लोज है इन रेस्टिंग स्टेज. इसमें M गेट ओपन है और H गेट भी ओपन है, दिस इज़ एक्टिव स्टेज. इसमें से सोडियम की एंट्री होगी. इस केस में H गेट ओपन नहीं है लेकिन M गेट ओपन है, तो H इज़ क्लोज्ड, M इज़ ओपन, सो दिस केस इज़ इनएक्टिव स्टेज. इनएक्टिव के बाद आएंगे रेस्टिंग, रेस्टिंग के बाद आएगा एक्टिव. अब जो 1A ड्रग्स हैं वो इफेक्ट मेनली करते हैं एक्टिव चैनल्स के ऊपर, 1B करते हैं इनएक्टिवेटेड चैनल्स के ऊपर, और 1C सारे के सारे स्टेट्स ऑफ चैनल्स पे एक्ट करेंगे. तो इसीलिए दिस वाज अ मोटो ऑफ टेलिंग यू. अब क्लास 1A जो है, जो कि एक्टिव चैनल्स को मेनली अफेक्ट करेंगे, उनकी जो एग्जाम्पल्स हैं दैट आर प्रोकेनामाइड, डाइसोपिरामाइड और साथ में क्विनिडीन. मेनली हम 2 के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ प्रोकेनामाइड एंड क्विनिडीन. प्रोकेनामाइड एंड क्विनिडीन. अब इसमें ये कौन है, एक तो हमने बोला कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, साथ में इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स भी हैं. मेनली 1 जो है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर ही है, लेकिन साथ में इनकी प्रॉपर्टी ये भी आ जाती है कि ये पोटाशियम चैनल को भी ब्लॉक कर देते हैं. ऑब्वियसली ज़्यादातर एक्शन जो है वो सोडियम पे हो रहा है, इसीलिए ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं. उसका मिसलेनियस, उसका एडिशनल इफेक्ट जो है वो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर भी है. अब पोटाशियम अगर ब्लॉक हो जाए, मतलब कि यहाँ पे जो है पोटाशियम की एग्ज़िट ना हो, अगर पोटाशियम का यहाँ पे एग्ज़िट ना हो तो ये जो रीपोलराइजेशन है ये आराम से हो रही है, क्योंकि पोटाशियम चैनल ब्लॉक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा. अब ये जो था पहले वाला एक्शन पोटेंशियल था, लेकिन अब जब पोटाशियम चैनल्स ब्लॉक हो रहे हैं तो
ऐसे जो है एक्शन पोटेंशियल, जो रीपोलराइजेशन है वो ज़्यादा टाइम लेगी, क्योंकि पोटाशियम अब आराम से लीक होगा क्योंकि वो ब्लॉक्ड है। तो इसीलिए जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट कि पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करने पे QT प्रोलॉन्गेशन होता है और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन समझ आया कैसे बड़ा होता है, क्योंकि रीपोलराइजेशन को अब ज़्यादा टाइम लगेगा। और QT क्या होता है? सो दिस इज़ P, दिस इज़ QRS एंड दिस इज़ T। QT इज़ दिस वन, ये है QT टाइम। लेकिन जो रीपोलराइजेशन है दैट इज़ ये वाला जो चीज़ होती है, ये होती है वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन, ये होती है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, ये वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन। अब हमने बोला कि रीपोलराइजेशन जो है वो ज़्यादा टाइम लगा रही है, मान लो ज़्यादा टाइम लगा रही है, तो ऑब्वियसली ये जो T वेव है वो बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब जो QT का टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो दैट इज़ QT प्रोलॉन्गेशन, और एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो गई बिकॉज ऑफ द पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स। अब हम डायरेक्टली एक प्रोकेनामाइड की बात करें तो वो डायरेक्ट एक्शन करते हैं SA नोड पे और AV नोड पे, और उन्हें डिप्रेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। अगर सोडियम चैनल ब्लॉक्ड रहेंगे तो उसमें डीपोलराइजेशन नहीं होगी, और डीपोलराइजेशन नहीं होगी या कम होगी तो ऑब्वियसली वो डिप्रेस हो जाएगा। तो दैट इज़ कि डायरेक्ट डिप्रेसेंट एक्शन जो है वो है SA नोड और AV नोड पे। लेकिन हाँ, कुछ हद तक ये एक्शन जो है वो काउंटर बैलेंस, मतलब उसके ऑपोजिट वाला एक्शन, ये वाला जो डिप्रेसिंग एक्शन है उसके ऑपोजिट एक्शन हल्का सा होता है बाय ड्रग इंड्यूस्ड वेगल ब्लॉक। ये उससे ऑपोजिट है। एक तो है कि हमारा जो SA नोड है, SA नोड को हमने ब्लॉक कर दिया। दूसरा हमने बोला कि जो ड्रग है वो वेगल ब्लॉक कर रही है, वेगस नर्व को भी थोड़ा सा कुछ हद तक ब्लॉक कर रही है। और वेगस नर्व क्या करती थी? वेगस नर्व इनहिबिट करती थी SA नोड को, राइट। अब अगर ये जो है इसको ड्रग इंड्यूस्ड वेगल ब्लॉक कर रही है, इसे इनहिबिट कर रही है, तो वेगस SA नोड को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। पर ड्रग जो है वो डायरेक्टली इनहिबिट कर रही है, इनडायरेक्टली वो इसको स्टिमुलेट कर रही है। तो ये दोनों ऑपोजिट एक्शन है ड्रग के। वही उन्होंने बोला कि डायरेक्ट एक्शन जो है SA नोड का वो डिप्रेसिंग है, लेकिन ओनली स्लाइटली काउंटर बैलेंस्ड ऑपोजिट एक्शन है बाय ड्रग इंड्यूस्ड वेगल ब्लॉक। वेगस नर्व को ब्लॉक करने का हल्का सा उसका एक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। इनका एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ एंटी कोलिनर्जिक। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी कोलिनर्जिक? कोलिनर्जिक का मतलब है कि एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन जो है वो वेगस नर्व एंडिंग रिलीज करती है, कोलिन, एसिटाइलकोलिन। तो इसीलिए ये एंटी कोलिनर्जिक भी प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये इनडायरेक्टली इनहिबिट करेगा, डायरेक्टली इनहिबिट करेगा और इनडायरेक्टली इनहिबिट करेगा किसे? वेगस को। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसके पास है दैट इज़ गैंग्लियन ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। गैंग्लियन को ब्लॉक करेगा, जो सिंपैथेटिक है मान लो उनको ब्लॉक कर दिया, तो फिर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो भी कम हो जाएगी। वो कम होगी तो हमारी आर्टेरियल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, वेन्स रिलैक्स हो जाएंगी, सब कुछ, मतलब रेजिस्टेंस एकदम कम हो गई, तो फिर हाइपोटेंशन डेवलप हो जाएगी। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ADR की हाइपोटेंशन हो जाती है इसकी वजह से। और क्या है? एक्सेसिव स्लो डाउन हो जाता है, हमारा जो हार्ट बीट है, हमारा जो हार्ट रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिप्रेसेंट एक्शन है SA नोड पे डायरेक्ट एक्शन है। तो एक्सेसिव स्लो डाउन हो सकता है हमारा हार्ट, जिसकी वजह से एरिथमिया, जो कि टॉर्सा दी पॉइंटस एरिथमिया है, वो डेवलप हो सकता है। तो ये जो टॉर्सा दी पॉइंटस है, इसमें एरिथमिया में एबनॉर्मल सी रिदम होती है, जैसे कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें QT सिंड्रोम, जो QT है इंटरवल, QT क्या था? एक वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन से वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन तक का टाइम, पूरी कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली, तो वो वाला जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो हमने ब्लॉक कर दिए हैं, इसकी वजह से रीपोलराइजेशन होने में टाइम लग रहा है, तो उसमें QT प्रोलॉन्गेशन हो जाती है। तो ये जो QT प्रोलॉन्गेशन होती है, इसकी वजह से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ इसमें सिंड्रोम रिजेंबलिंग ल्यूपस एरिथेमेटस हो सकता है, जो अगर हम लोग ये थेरेपी जो है वो लॉन्ग टर्म में यूज़ करें। ल्यूपस लाइक सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि रैशेज हो जाना, यू कैन सी ओवर हियर इन दिस पिक्चर, ये देखो ये ऐसे रैशेज हुए हैं यहाँ पे, तो ये रैशेज हो जाना और फीवर होना, ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं, दिस इज़ द ल्यूपस लाइक सिम्टम्स। नेक्स्ट एर्थ्रैल्जिया और एथराइटिस, ये दोनों एक ही हैं। एल्जिया का मतलब होता है पेन और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, और एर्थ का मतलब है जॉइंट्स। सो एर्थ्रैल्जिया और एथराइटिस हो जाते हैं, ये सारे इसके ADR हैं। क्या? एक तो एक्सेसिव स्लो डाउन होने की वजह से टॉर्सा दी पॉइंटस एरिथमिया होना, जो कि वेंट्रिकल का टैकीकार्डिया है। क्यों? क्योंकि QT इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्योंकि पोटाशियम चैनल ब्लॉक्ड है।
और सिंड्रोम जो है ल्यूपस एरिथेमेटस ये हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी हम दें। एरिथ्रैल्जिया और एर्थराइटिस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रोकेनामाइड जो है वो सबसे पहले लिवर में जाएगी, लिवर में जाके वो अपनी एसिटाइलेशन करवाती है, दैट इज़ नापा बनाती है, नापा इज़ एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड, एंड देन ये जो फॉर्म है ये रीनल के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है, किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है। इसका जो टी हाफ है दैट इज़ 3 to 4 hours एंड इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट एट्रियल वेंट्रिकुलर एरिथमिया, एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशंस। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ों से उसको हम बचा सकते हैं अगर हम लोग प्रोकेनामाइड देते हैं। नेक्स्ट इज़ क्विनिडीन। क्विनिडीन क्यों हम देते हैं? सेम वही फीचर्स हैं इसके, ये भी ये सब काम करती है। कैसे करती है? वही सोडियम को ब्लॉक करेगी और आराम सोडियम जब ब्लॉक हो जाएगा, डीपोलराइजेशन जब आराम से होगी, नहीं हो पाएगी, तो फ्लटर और फिब्रिलेशन से वो बचा सकते हैं हमें। तो क्विनिडीन जो है उसके ADR सेम है एक्सेप्ट कि वो हेडेक साथ में दे देती है, डिजीनेस, मतलब बेसिकली वो CNS पे भी अफेक्ट करती है। उसमें हमने जो किए थे ADR वो मेनली एर्थराइटिस किया था, ल्यूपिस किया था और हार्ट के ऊपर किया था, लेकिन इसके अंदर CNS के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो सिंकोनिज्म है इसमें ये सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, टेनिटस हो गया। सिंकोनिज्म इज बेसिकली क्विनिडीन का ओवरडोज हो जाए। और टेनिटस क्या है? जैसे कोई बज जैसी साउंड है, वो नॉइज़ हमारे ईयर्स में एकदम आती रहे, तो दैट इज़ टेनिटस। देन कम्स द क्लास B ड्रग्स, दैट इज़ 1B। 1B भी सोडियम ब्लॉकर्स ही होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? लिडोकेन या फिर लिग्नोकेन, सेम ही नाम है, लिडोकेन एंड लिग्नोकेन, और साथ में मैक्सेलिटीन। ड्रग ऑफ चॉइस है ये फॉर डाइजॉक्सिन इंड्यूस वेंट्रिकुलर एरिथमिया। डाइजॉक्सिन क्या करता था? रिमेंबर, डाइजॉक्सिन हमने जब पढ़ा था वो करता क्या था? वो सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस को इनहिबिट करता था, यही काम था उसका, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट वीडियोस, कि सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस को उसने इनहिबिट करना था। उसकी वजह से हमारे अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से वेंट्रिकुलर एरिथमिया होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट जो था एरिथमिया एसोसिएटेड विद मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से जो एरिथमिया है हम उससे बचा सकते हैं। मायोकार्डियल में क्यों होता था एरिथमिया? मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ, इस्कीमिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ, और हाइपोक्सिया हुआ वही, और ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो फिर ATP भी कम बनेगा, ATP कम बनेगा तो वही सेम सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस कम बनेंगे, और फिर सोडियम जो है वो हमारे सेल में एक्यूमुलेट हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए इन सबको एरिथमियास को बचाने के लिए हमने क्या किया? हमने सोडियम को ही ब्लॉक कर दिया ताकि सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हो ही ना सेल के अंदर। नेक्स्ट जो लिडोकेन है उसने क्या करना है? सोडियम इनएक्टिवेटेड चैनल को प्रोलॉन्ग करना है। यही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो 1A 1B है, जैसे कि 1A है वो एक्टिव चैनल्स को करेगा अफेक्ट और 1B इनएक्टिवेटेड चैनल्स को करेगा इफेक्ट। तो यही हमने पढ़ा कि ये जो लिडोकेन है वो इनएक्टिवेटेड चैनल्स को प्रोलॉन्ग करेगा, उनकी ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करेगा, मतलब कि उन्हें ज़्यादा टाइम तक इनएक्टिवेटेड रखेगा। नेक्स्ट जो है इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं टॉक्सिसिटी के लिडोकेन की? दैट इज़ निस्टैग्मस, और ये साथ में ये पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं। हमने 1A में क्या पढ़ा था? 1A वाले जो थे वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स थे, और जो ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? रीपोलराइजेशन के टाइम को बढ़ाते हैं और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को भी बढ़ाते हैं। ये जो हैं ये हैं पोटेशियम चैनल ओपनर्स। तो इसका क्या है? निस्टैग्मस। निस्टैग्मस का मतलब होता है कि आई की इनवॉलेंटरी मूवमेंट होना। देन ये क्या करता है? पोटेशियम चैनल को ओपन करता है। ये डिफरेंस याद रखना है कि जो 1A हमने अभी अभी पढ़े, 1A जो ऊपर पढ़े हैं, वो क्या करते थे? वो पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करते थे। ऑलराइट, ये जो प्रोकेनामाइड हैं और या क्विनिडीन है ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर रहे थे, यहाँ पे हमने पढ़ा। लेकिन ये जो 1B वाले हैं ये क्या कर रहे हैं? लिडोकेन, मैक्सिलिटीन, ये लोग पोटेशियम चैनल को ओपन कर रहे हैं। अगर पोटेशियम चैनल ओपन हो रहे हैं मतलब कि उसमें जो पोटेशियम है वो जल्दी अंदर जा रहा है। जल्दी अंदर जाएगा मतलब रीपोलराइजेशन जो टाइम है वो कम हो जाएगा और रीपोलराइजेशन फटाफट हो जाएगी। तो इसका मतलब जो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। ऑलराइट, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ पोटेशियम चैनल ओपनर। वहीं अगर हम ब्लॉक कर देते तो पोटेशियम आराम से अंदर जाता, तो रीपोलराइजेशन बहुत लेट होती, तो एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता, मतलब उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती। और एक और चीज़ है कि ये जैसे हमने यहाँ पे मैक्सिलिटीन है जो सेकंड एग्जांपल है, इसका लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। तो हमने लो बोला, इसका मतलब हम कोई हाई तो बोलेंगे किसी को। तो ये जो हमारा लिडोकेन है, लिग्नोकेन, इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो हाई है। सो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है?
कि हमारे लिवर के अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म होता है जो अगर ज़्यादा हो तो हमें ओरली वो ड्रग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ओरली देंगे तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे मैक्सिलिटीन है उसकी लो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो मतलब हम उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है अगर हम ओरल दें तो वो इंक्रीज़ होगी। देन ये हम लोग मैक्सिलिटीन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? इन डायबिटिक न्यूरोपैथीज, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया तो है, डायबिटिक न्यूरोपैथीज में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैक्सिलिटीन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन रिलीविंग क्रोनिक पेन, वो क्रोनिक पेन में हमें हेल्प करती है मैक्सिलिटीन। फेनिटोइन जो है वो एक अनदर एग्जाम्पल है इसी की, क्लास 1B में ही, और ये हमने इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट क्या है इसका कि इट इज़ एन एंटी एपिलेप्टिक ऑल्सो। देन कम्स द क्लास 1C, ये भी सोडियम ब्लॉकर्स ही हैं, लेकिन इनका जो है कोई इफेक्ट नहीं होता पोटाशियम चैनल्स पे। हमने 1B और 1A किया, 1A जो थे वो पोटाशियम ब्लॉकर्स थे, 1B जो थे वो पोटाशियम चैनल ओपनर्स थे। ये जो 1C हैं इसका कोई इफेक्ट नहीं होता पोटाशियम पे। पोटाशियम चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब जो चीज़ है एक्शन पोटेंशियल वो उसकी जो ड्यूरेशन है वो सेम ही रहेगी। क्लास 1C की एग्जांपल्स हैं फ्लेकेनामाइड, प्रोपेफेनॉन और मॉरिसिजीन। 3 एग्जांपल्स हैं, फ्लेकेनाइड, प्रोपेफेनॉन और मॉरिसिजीन। एक याद रखनी है तो दैट इज़ फ्लेकेनाइड। देन कम्स द क्लास 2 दैट इज़ बीटा ब्लॉकर्स। हमने क्लास 1 जो कि सोडियम ब्लॉकर्स थे वो हमने पढ़ लिए, नाउ इट इज़ क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स। तो क्लास 2 जो है उसमें एग्जांपल्स हैं एस्मोलॉल, मेटाप्रोलॉल, प्रोपेनॉल और सोटालॉल। वाई? क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हमने पढ़ी हुई हैं पहले भी, और बीटा ब्लॉकर्स में हमने मेटाप्रोलॉल, प्रोपेनॉल ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें जो सोटालॉल है दैट इज़ नॉन सिलेक्टिव, एंड इसका फंक्शन क्या होता है बीटा ब्लॉकर्स का? बेसिकली हमारी जो हार्ट रेट है उसे डिक्रीज़ करना, हमारी कंडक्शन को डिक्रीज़ करना, कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज़ करना, बेसिकली ये सब काम है हमारे बीटा ब्लॉकर्स का। तो इसीलिए ये कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, ये हमें देखना है कि उसका फंक्शन क्या है, उस फंक्शन से रिलेटेड हमने उसका यूज़ खुद ही देख लेना है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए इट इज़ यूज्ड इन एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन, टेकीकार्डिया एंड लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उस केस में लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में जो ड्यूरेशन है रीपोलराइजेशन की वो इंक्रीज़ हो जाती है। हमने बोला लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम कब होता है? जब पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक होते हैं। पोटाशियम चैनल्स जब वो ब्लॉक होंगे तो रीपोलराइजेशन का जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन का टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, और एक्शन पोटेंशियल का काम इंक्रीज़ हुआ तो दैट इज़ लॉन्ग क्यूटी। लॉन्ग क्यूटी के केस में क्या होता है कि कभी कभी रीपोलराइजेशन क्योंकि जो है वो उसका टाइम इंक्रीज़ हो गया है, तो उस टाइम के बीच में क्या होता है कि सोडियम चैनल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो फिनोमिनन है ना, ये EADs का फिनोमिनन है जो कि हमने पैथोफिजियोलॉजी वाली वीडियो में पढ़ रखा है। तो EADs में क्या होता है कि जिस टाइम पे ये रीपोलराइज होता है, क्योंकि रीपोलराइजेशन का टाइम बढ़ गया है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में सोडियम का जो एक्टिवेशन है वो हो चुका होता है। तो रीपोलराइजेशन अभी चल ही रही होती है कि साथ ही साथ एक और एक्शन पोटेंशियल आ जाता है, क्योंकि तब तक सोडियम चैनल्स एक्टिवेट हो गए हैं। तो इसका मतलब होता है अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन होना। इस केस में हम लोग बचा सकते हैं एरिथमिया को अगर हम जो बीटा ब्लॉकर्स दे दें, तो दैट विल प्रिवेंट द एरिथमिया। नेक्स्ट इज क्लास 3 ड्रग्स। क्लास 3 जो है वो है पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स। अगर पोटाशियम चैनल को हम ब्लॉक कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होगा। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, क्यूटी क्या है? हमारा डिस्टेंस है, हमारा टाइम है, जो कि एक डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन तक का है, बेसिकली पूरा का पूरा एक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो क्लास 3 है उसमें काफ़ी सारे ड्रग्स हैं, उसका एक निमोनिक है दैट इज़ वेरी बायस्ड, इट्स वेरी बायस्ड। तो वेरी से इज़ वर्नाकेलेंट, बी इज़ ब्रेटिलियम, आई इज़ इब्यूटिलाइड, ए इज़ एम्यूडेरॉन, एस सोटालॉल एंड डी ड्रोनाडरॉन। अब इसमें से अगर आपको एक याद रखनी है, वैसे तो एक नहीं 2-3 याद रखो, पर अगर हमने बाई चांस एक ही याद रखनी है तो दैट इज़ एम्यूडेरॉन। एम्यूडेरॉन इज़ द लीडर ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। एम्यूडेरॉन जो है वो इसके हर वर्ड में एक निमोनिक है, जैसे कि ए फॉर एंटी एरिथमिक, इतना तो पता लग रहा है हमें कि ये एंटी एरिथमिक है। देन एम से इट हैज़ मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसे कि हम वैसे तो ये किसके अंडर पढ़ रहे हैं? पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। प्रीडोमिनेंटली हम कह सकते हैं हाँ कि ये पोटाशियम ब्लॉकर्स हैं, लेकिन इसके मल्टीपल एक्शंस हैं, जैसे कि सोडियम ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सारे के सारे इसके अंदर आ गए, तो दैट इज़ मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन कम्स आई का मतलब है कि ये वाली जो ड्रग है इसके अंदर आयोडीन की प्रेजेंस है। अब आयोडीन की प्रेजेंस है जो थायराइड हार्मोन्स हैं उसका इम्बैलेंस हो जाता है।
अगर ये ज़्यादा हम दे दें तो। देन ओ है, ओ का मतलब है प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड कि मतलब अगर हम प्रोलॉन्ग्ड हम इसको यूज़ करें तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, जो कि लिवर टॉक्सिसिटी और लंग फाइब्रोसिस कॉज करती है। देन डी फॉर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इसकी जो टी हाफ है दैट इज़ 53 डेज, काफ़ी ज़्यादा लंबा टी हाफ है इसका। देन ए इज़ फॉर एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, क्योंकि पोटाशियम ब्लॉकर्स हैं इसीलिए पोटाशियम जो है वो अब आराम से आएगा, रीपोलराइजेशन का टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल का टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, तो दैट इज़ एक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। देन कौन सा वर्ड आता है एमिडोरॉन में, ए के बाद आर, तो आर जो है दैट इज़ रेजिस्टेंट एरिथमिया, कि इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेजिस्टेंट एरिथमिया। ओ ऑप्टिक न्यूरोपैथी, न्यूराइटिस जो है उसका एडीआर है कि इसको यूज़ करने से ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है, ऑप्टिक नर्व में इन्फ्लेमेशन होना, बेसिकली उसमें प्रॉब्लम आना ऑप्टिक नर्व में। एंड एन इज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। लास्ट कम्स द ई में क्या होता है, आई आता है, एक्सपोजर आता है और एंजाइम आता है। आई का मतलब है कि कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट्स, हमने देखा एक तो ये आई के ऊपर बड़ा इफेक्ट कर रहा है, ऑप्टिक न्यूराइटिस भी कर रहा है, साथ में कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट्स भी कर रहा है। साथ में अगर हम इसको एक्सपोजर कर दें इसका लाइट से तो उसके अंदर फोटोसेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, ही कैन नॉट टॉलरेट द लाइट। देन ये एंजाइम इनहिबिटर भी है, मतलब कि ये साइटोक्रोम P450 और P ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट कर देगा। ये हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, किसकी, एमिडोरॉन की, जिसकी हर लेटर में उसकी एक प्रॉपर्टी छुपी हुई है। अब क्योंकि ये एंजाइम जो है, क्योंकि P ग्लाइकोप्रोटीन को ये इनहिबिट कर रहा है एमिडोरॉन, और P ग्लाइकोप्रोटीन हमें पता है कि वो अगर इनहिबिट हो जाए तो फिर डाइजॉक्सिन इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि P ग्लाइकोप्रोटीन जो था वो हमने डाइजॉक्सिन के लेक्चर में पढ़ा था कि वो इनहिबिट कर रहा है डाइजॉक्सिन को, लेकिन अगर ये खुद ही इनहिबिटेड है तो डाइजॉक्सिन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो दैट इज़, हाँ, कि वो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है, तो इन दोनों को हमें यूज़ इकट्ठे नहीं करना चाहिए। देन लास्ट तो नहीं, पर हाँ, क्लास 4 ड्रग जो है दैट इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उसमें दो आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में, वेरापामिल और डिल्टायाज़ैम। और कैल्शियम हमने पता है कि वो प्लेटो फेज में होती है, यहाँ पे होती है ना कैल्शियम, तो उसे हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं एरिथमिया प्रिवेंट करने के लिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम लोग पहले भी डिटेल में उसका एक्शन कर चुके हैं, इसीलिए अब दोबारा नहीं करेंगे। तो क्लास 5 लास्ट में आता है, उसका मतलब है मिसलेनियस। मिसलेनियस में कौन आते हैं, डाइजॉक्सिन आता है, एट्रोपिन आता है, एडिनोसिन आता है। अब ये जो 3 है ये भी एंटी एरिथमिक ही है, क्योंकि डाइजॉक्सिन का फंक्शन क्या आता है, ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेसेस को, साथ में इसकी वेगल इंडक्शन होती है, वेगोटोनिक एक्शन है, वेगोटोनिक एक्शन मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। और एट्रोपिन, एडिनोसिन का जो टाइम है वो टी हाफ है, इट इज़ लेस देन 5 सेकेंड, बहुत ही शॉर्टर टी हाफ है एडिनोसिन का। तो ये हमने कुछ ड्रग्स की बातें करी, दैट इज़ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। इसमें आपको कोई भी डाउट आया है तो यू कैन आस्क, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।